0 मार्क्स भी मिल रहे हैं और 10 में से 9 भी मिल रहे हैं। एक फियर होता है, एक इनर्शिया होता है। जिस दिन दोनों में डिफरेंस समझ लो कि जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हल हो जाएंगी। कि आंसर राइटिंग इस एग्जाम का सबसे ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। मैं समझा भी रहा था आप लोगों को कि अल्टीमेटली अगर इतने नंबर आ जाते हैं 1000 तो बहुत अच्छी रैंक आती है। एंड मेंस में 850 प्लस तक स्कोर चला जाता है और ये 850 का मतलब 85% ऑफ योर टॉप रैंक डिपेंड्स अपॉन मेंस। इस 450 का डिवीजन लगभग कैसा होता है? ऑलमोस्ट 110 के आसपास GS1 में, 120 के आसपास GS2 में, 100 GS3 में और 130 के आसपास। बहुत लंबे वक्त से बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में कि यूपीएससी तो लगभग आधे नंबर देता है क्वेश्चन पे। सबसे पहले इस सबसे बड़े मिथ को शैटर करो आज यहाँ बैठ के। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने इस बात को प्रूव किया था स्टेट पीसीएस की आंसर कॉपीज दिखा के, और उससे पता चला कि 0 मार्क्स भी मिल रहे हैं और 10 में से 9 भी मिल रहे हैं। इन अ 10 मार्कर आई विल हैव 3 लाइन्स का इंट्रो, 3 लाइन्स का कंक्लूजन, 1 लाइन की हेडिंग 1, 1 लाइन की हेडिंग 2 एंड टोटल नंबर ऑफ हेडिंग 1 प्लस हेडिंग 2, टोटल नंबर ऑफ 12 पॉइंट्स of 2 lines each. I will take very specific classes only on introductions and conclusions. लूंगा मैं वो क्लासेस, इंट्रोडक्शन खोलूंगा, पूरा बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में किस किस सब्जेक्ट में किस किस सब टाइप के किस किस टाइप ऑफ इंट्रो को लिख सकते हो। इन अ 10 मार्कर अ टॉपर who will score 450 plus will at least write 12 points. पहली बात, the point is an argument. Argument to do what? Argument to prove योर हेडिंग। जिस भी हेडिंग के अंदर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लिख रहे हो उस हेडिंग को प्रूव करता है आपका पॉइंट। दूसरी बात, 1 पॉइंट कंप्राइज ऑफ 2 थिंग्स, द आर्ग्यूमेंट एंड द प्रूफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जिसको मैं आगे की क्लासेस में बोलूंगा सब्सटेंशिएशन। कि एक आर्ग्यूमेंट है और एक सब्सटेंशिएशन है। क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल। जब हमने फाउंडेशन कोर्स कंसीव भी किया तो मैं पूरा का पूरा यही था कि यार मेरा तो अगर मेरे पास से लिबर्टी है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आंसर राइटिंग बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाए। आंसर राइटिंग स्किल, ये आपकी जिम्मेदारी कम, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि मैं आपको वो स्किल सिखाऊं, डिलीवर करूं। आप देखोगे इस साल किसी ना किसी कॉन्कर के स्टूडेंट के आएंगे, पक्का आएंगे के स्टूडेंट के 600 नंबर एक बच्चे के तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो स्किल हम उस तरीके से डेवलप करा रहे हैं इसी बार की मेंस में। सेम चीज आपको सिखाऊंगा, आपके पास तो और भी टाइम है सीखने के लिए। गुड मॉर्निंग है भाई सबको। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है क्लियरली? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अरे वाह, आज क्लास में ज्यादा बच्चे हैं यार। आंसर राइटिंग है इसलिए? हाँ ठीक है, आना है यार, अगर ऑफलाइन आ सकते हो तो आना ही है। चलिए भाई, होमवर्क किया किसी ने शुरू? सच में पागल बना रहे हो मेरा। ठीक है, ओके। सारा हो गया? चारों पेपर? चारों तो नहीं होंगे अभी एक दिन में। हाँ, ठीक है ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। उससे कम से कम 1 साल का पूरा, और इसे ना करते रहो। जैसे मैंने 25 का बोल दिया आपको, लेकिन आप 24 का भी करना फिर धीरे धीरे। दिन का आधा घंटा बहुत मजा भी आएगा करने में। ये सिलेबस से लिंकेजेस समझ में आएंगे, इसे करते रहो, कीप डूइंग दिस। धीरे धीरे 2024 के लिए करो, फिर 3 के लिए करो, तो इससे बहुत अच्छे से पीवाईक्यू कवरेज हो जाएगा और पूरा पीवाईक्यू एंड सिलेबस सिलेबस की मैपिंग और लिंकेज हो जाएगी। इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो करते रहो उस चीज को। हाँ, GS4 थोड़ा कम समझ में आएगा, वो मैं बोल ही रहा हूँ, क्योंकि GS4 इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड ना, तो थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए भाई, लेट अस बिगिन विद द मुद्दा ऑफ द डे, विच इज आंसर राइटिंग। अब जैसे कि मैंने बोला भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग इस एग्जाम का सबसे ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। मैं समझा भी रहा था आप लोगों को कि अल्टीमेटली अगर इतने नंबर आ जाते हैं 1000 तो बहुत अच्छी रैंक आती है। एंड मेंस में 850 प्लस तक स्कोर चला जाता है और ये 850 का मतलब 85% ऑफ योर टॉप रैंक डिपेंड्स अपॉन मेंस, है ना। पीयूष सर से नहीं मिले ना अभी आप लोग? पीयूष सर के इस बार मेंस में 850 नंबर थे और इंटरव्यू में 150 के आसपास लग गए, इसलिए रैंक 80 आ गई, नहीं तो रैंक 5 के आसपास आती अगर अच्छे नंबर जाते इंटरव्यू में तो। लेकिन फिर भी 80 ही आई, ऐसे नहीं कि लिस्ट से बाहर हो गए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेरी गुड मेंस। आप शायद कल प्रीति मैम से मिलोगे, आपका सेशन शेड्यूल लगेगा कल रैंकर वाला। हाँ, उनके मेंस में
इतने अच्छे नंबर हैं कि इंटरव्यू में 170 दे दिए उनको, पहले 195 कुछ दिए थे, इस बार 170 दे दिए, तो भी उनकी 47 रैंक है। अगर उनके पिछले बार जितने इंटरव्यू में होते ऐसा कुछ स्कोर होता तो 4th रैंक होती ऑल इंडिया। लेकिन मेंस इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि इंटरव्यू बिकेम इररेलेवेंट, लगभग ऑलमोस्ट इररेलेवेंट। भाई बेसिक नंबर तो सबके आ ही जाएंगे। तो इतना स्ट्रांग मेंस का स्कोर विल डिपेंड ओनली ऑन वन थिंग, आंसर राइटिंग। सारी, देखो बात समझो भाई, सारी पढ़ाई, सारा कंटेंट, सारा रिवीजन, सारे नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स, साल दर साल की मेहनत अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इनटू सम शीट्स दैट गो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो आंसर राइटिंग इज योर फाइनल प्रोडक्ट, बाकी सब प्रोसेस है। यही तो है प्रोडक्ट जो एग्जाम के सामने जाएगा, वो नोट्स भी देखेगा हमारे। इट विल बी द आंसर्स दैट विल राइट, दैट विल इवेंचुअली गो इनटू द हैंड ऑफ द एग्जामिनर। इसलिए जब हमने फाउंडेशन कोर्स कंसीव भी किया तो मैं पूरा का पूरा यही था कि यार मेरा, तो अगर मैं, मेरे पास से लिबर्टी है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आंसर राइटिंग बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाए। ये फॉर श्योर होना चाहिए। दैट इज वाई आंसर राइटिंग वाज मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और इसलिए आप देख रहे हो पहले हफ्ते में आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग क्या है भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे अच्छी चीज होती है आंसर राइटिंग में एक नजरिया कि व्हाट इफ आई एम द एग्जामिनर, है ना। व्हाट इफ आई एम द एग्जामिनर, अपने बारे में सोचना है कि यार अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं किस चीज पे बेटर मार्क्स दूंगा। अच्छा बिफोर दैट थोड़ा समझते हैं एक बार। 250 नंबर के देर आर 4 जीएस पेपर्स, 2 ऑप्शनल पेपर एंड 1 एसए पेपर, राइट। ये टोटल मिला के ही मेंस बनाता है। इसमें सबसे ज्यादा मतलब ऑप्शनल की आंसर राइटिंग थोड़ी अलग होती है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं अभी, वो अलग है, उस पर अलग अलग आपके ऑप्शनल के टीचर्स डिटेल में बात करेंगे। आई विल टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स, है ना। ये मेरा फोर्ट है, पूरी आंसर राइटिंग में डील करूंगा आपकी, सारे आंसर राइटिंग के सेशंस मैं लूंगा। तो आई विल मेक श्योर दैट यू गाइज हैव द अटमोस्ट बेसिक से एडवांस तक की सारे आंसर राइटिंग क्लियर विद इन द नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स। पूरी मेरी जिम्मेदारी है, यू कैन लीव कंप्लीटली दिस ऑन टू मी। तो एसए पे भी चलो बाद में आते हैं। एसए पे यू कैन गेट एज हाई एज 140 150 मार्क्स अगर आप बहुत अच्छा एसए लिखते हैं। अगर आप खराब लिखते हैं तो यू कैन गेट एज लो एज 60 मार्क्स। बहुत बड़ा गैप है। नाउ कमिंग टू द 4 जीएस पेपर्स। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने चारों जीएस में मिला के 500 नंबर स्कोर किए थे। एक ही बार हुआ है अभी तक ऐसे, 500 मार्क्स, कई साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले। अभी 470 हमारे स्टूडेंट के एक आए थे, 475 भी आए थे एक स्टूडेंट के, हमारा नहीं था, बट 475 तक आए थे। 450 प्लस इन द जीएस, 4 जीएस पेपर्स मिला के इज कंसिडर्ड टॉप नॉच स्कोर। इंडिया में मुश्किल से 10-15 लोगों के आते हैं टॉप नॉच स्कोर, टॉप नॉच। इस 450 का डिवीजन लगभग कैसा होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 110 के आसपास जीएस 1 में, 120 के आसपास जीएस 2 में, 100 जीएस 3 में, और 130 के आसपास जीएस 4 में। ये 460 बैठ रहे होंगे, 10 नंबर इधर उधर कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट ये एक आइडियल कंडीशन है, जैसे किसी के जीएस 3 में कम हो जाएंगे, 2 में ज्यादा हो जाएंगे, है ना। जीएस 2 में जैसे 130 बहुत डुएबल है अब, है ना। तो ये 470 हो गया, अगर इतना बन गया तो 470 आ गया। अगर जीएस 3 में थोड़ा और पुश कर दिया, 110 के आसपास बन गए तो 480 हो गया। एथिक्स में लास्ट से 140 आए थे, इस साल प्रीति के 134 आए, तो 140 तक अचीवेबल है, तो यहां पे और बढ़ा सकते हैं। जीएस 1 में तो बहुत आराम से स्टूडेंट्स के 120 आते हैं, तो यहां पे 120 आ गए मान लो, तो कितना हो गया 500। तो 450 से 500 ये जर्नी है, 500 मार्क्स। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो 500 मार्क्स हैं, 500 ही बात लेके चलेंगे भाई, है ना। बेस्ट टारगेट रखते हैं, 500 लेके चलेंगे, उसी पे मेहनत करेंगे। ये 79 क्वेश्चंस लिखने पे मिलती है, 79 क्वेश्चंस लिखने पे 450 मार्क्स, 500 मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं इसको फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 80 क्वेश्चंस ले लूं, या फिर ऐसे में देखूं कि भाई मेरे को 10 मार्कर कितने लिखने हैं टोटल, जीएस पेपर 1 में 10, 2 में 10, 3 में 10 और 4 में, कल समझाया था ना, 13, है ना। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 13
43। ऐसे 15 मार्कर कितने लिखने हैं? 10 10 10 0 30। 20 मार्कर्स 6, है ना? ये मेरे को टोटल नंबर ऑफ 79 क्वेश्चंस लिखने हैं। इन क्वेश्चंस में मुझे अपने 500 नंबर गेन करने हैं। तो अगर आप एवरेज देखोगे, इफ यू एवरेज आउट, तो हर क्वेश्चन पे आपको असाइंड स्कोर का अगर हाफ भी मिलता है एवरेज, तो आपके 500 मार्क्स हो गए जीएस में। ठीक है, अब अगेन इसमें एक दूसरी बात समझेंगे। तो इसकी वजह से बहुत लंबे वक्त से बहुत बड़ी मिस इंफॉर्मेशन है मार्केट में कि यूपीएससी तो लगभग आधे नंबर देता है क्वेश्चन पे। सबसे पहले इस सबसे बड़े मिथ को शैटर करो आज यहां बैठ के। ये बिल्कुल ही बकवास बात है, कतई सच नहीं है ये। व्हाट कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली टीच, हमारे टाइम पे पढ़ाते थे, अभी पढ़ा रहे हैं, चेंज ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि भाई अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने एवरेज लिखा तो 4.5, बहुत अच्छा लिखा तो हद से भी हद 6, खराब लिखा तो 3.5। तो एवरेज बेसिकली इसके आसपास रखते हैं, 5 नंबर के आसपास रखते हैं। बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल ही गलत है। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने इस बात को प्रूव किया था स्टेट पीसीएस की मार्कशीट्स दिखा के, आंसर कॉपीज दिखा के। स्टेट पीसीएस में आप अपनी आंसर कॉपीज निकलवा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों से मैंने अलग अलग पूरे भारत के स्टेट पीसीएस से आंसर कॉपीज मंगाई, और उससे पता चला कि 0 मार्क्स भी मिल रहे हैं और 10 में से 9 भी मिल रहे हैं। अगर कुछ लिखा है मान लो ठीक, तो 1 नंबर भी मिल रहा है और 9 नंबर भी मिल रहे हैं। क्या हो गया एवरेज? बोलो, इतना सीसेट खराब कैसे है भाई? 5, एवरेज इज 5। तो अभी तो यही नंबर बन रहे हैं, समझे बात? तो ये मार्किंग स्कीम बिल्कुल ही गलत है। तो अपने को हमेशा यह ध्यान रखना है कि वी कैन अचीव अ वेरी गुड स्कोर इन एवरी आंसर। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही बकवास बात है ये, कि नहीं 4.5 5 6 तो आ गए तो बहुत ही बढ़िया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल ट्रेन आवरसेल्व्स टू राइट द बेस्ट आंसर पॉसिबल, टू गेन द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल। तो सर फिर लोगों के 500 नंबर क्यों भी है, क्यों नहीं आ पा रहे जीएस में, जब इतने अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे भाई? बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। पहला है एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर बहुत बड़ी बात है भाई, एग्जाम प्रेशर में अच्छा आंसर निकलना बहुत बड़ी बात है। दूसरा है टाइमली कंप्लीशन। Second is timely completion. To complete all the 20 questions in the given 3 hours, along with reading all the questions, big deal. You have to fill 50 pages per GS in 3 hours with quality content, right structure, right presentation, and addressing the demand of the question. आसान नहीं होता। तो इन सम क्वेश्चन द टॉपर विल गेट मे बी 8, कुछ में 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके एवरेज आपका बन जाता है। इफ सम स्टूडेंट इज रियली वर्किंग हार्ड ऑन 2 थिंग्स, 2 ही बातें हैं बस आंसर राइटिंग में, कंटेंट एंड स्किल, और कुछ नहीं है। एक हमें डेवलप करना है कंटेंट, जो कि एक दिन का काम नहीं है भैया। इट विल टेक द एंटायर फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम आवर साइड टू डेवलप द कंटेंट इन यू। इट विल टेक योर एफर्ट ऑल्सो कि भैया मैं रिवाइज कर लूं, है ना, समझ लूं, जो बता रहे सुन लूं, कंसिस्टेंट रहूं, टू डेवलप द कंटेंट पार्ट। द सेकेंड इज द आंसर राइटिंग स्किल। ये आपकी जिम्मेदारी कम, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। यहां पे दोनों की जिम्मेदारी बराबर है, हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे। स्किल में मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है कि मैं आपको वो स्किल सिखाऊं, डिलीवर करूं। मुझे लगता है कि अगर किसी को भी एक स्किल सिखाई जाए वो सीख जाता है, अगर थोड़ा भी बेसिक इंटेलिजेंस भी है तो दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो, हाँ, तो दिस विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द स्किल टू यू। तो इनिशियली कुछ क्लासेस में मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, फिर कंटेंट अलाइनमेंट सिखाऊंगा, फिर कंटेंट अलाइनमेंट अलोंग विद स्किल सिखाऊंगा। तो पूरा का पूरा आंसर राइटिंग पैक हो जाएगा। पहले कुछ बेसिक स्किल सीखेंगे कि आंसर राइटिंग है क्या एक्चुअली में,
बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग सीखेंगे सबसे पहले, फिर कंटेंट सीखेंगे कि कैसे कंटेंट जनरेट करना है, उसके बाद कंटेंट और उस स्किल को मिला के फाइनल आंसर मेकिंग सीखेंगे। ये डन किया, आपके आंसर राइटिंग पैक हो जाएगी। उसके बाद आप जितना पढ़ोगे आपके आंसर राइटिंग उतनी ही बेहतर होती रहेगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। दे विल बी रेगुलर क्लासेस ऑफ आंसर राइटिंग, टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, सारे मेथड्स डिस्कस करूंगा, हर चीज सिखाऊंगा बेसिक से बिल्कुल। तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, सारा फोमो इनर्शिया सब दूर करूंगा बैठ के यहाँ पे। क्लियर है भाई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक फंडा हो गया अपना, ये एक नंबर दिमाग में रखना, ये अचीव करके दिखाना है ना। इस बार के बच्चों के लिए भी मेरा एक चैलेंज है कि 600 लाने हैं जीएस प्लस एसए में। आप लोगों के लिए भी यही चैलेंज है। किसी के नहीं आए इस साल भी, नो बडी, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट इन 2024 कुड अचीव दिस टारगेट। पीपल वेंट रियली क्लोज, है ना, ऐसे 580 590 तक भी जा रहे हैं लोग, बट 600 का नंबर भी रीच नहीं हो रहा है। तो ये टारगेट होना चाहिए अपना कि 600 लेके आएंगे जीएसएसए में। अगर 480 के आसपास जीएस में आ जाते हैं, 120 के आसपास एसए में, 600 लग गए। इतनी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अपना ये बिल्कुल क्लियर गोल रखेंगे और ये अचीवेबल है। आप बस ये दिमाग में रखो कि मुझे बहुत सारे क्लासेस कंटेंट आंसर राइटिंग करनी है, अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। आप देखोगे इस साल किसी ना किसी कॉन्कर के स्टूडेंट के आएंगे, पक्का आएंगे। के स्टूडेंट के 600 नंबर एक बच्चे के तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो स्किल हम उस तरीके से डेवलप करा रहे हैं। इसी बार के मेंस में सेम चीज आपको सिखाऊंगा, आपके पास तो और भी टाइम है सीखने के लिए। तो ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग। बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे भाई। यूपीएससी में जो 10 मार्कर क्वेश्चन आता है उसके लिए यू आर गिवन 2 पेजेस, एंड यूपीएससी बोलता है दैट यू आर अलाउड टू राइट 150 वर्ड्स, बट एनी गुड राइटर, गुड स्टूडेंट विल स्ट्रेच दिस वर्ड लिमिट टू एटलीस्ट 160 170, ताकि मैं और कंटेंट अपने आंसर में डाल पाऊं। द टाइम लिमिट दैट यू विल गेट टू राइट वन आंसर इन द एग्जामिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स। अभी नहीं, अभी 20 मिनट भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो गए तो टेंशन नहीं लेनी है। सिमिलरली फॉर अ 15 मार्कर यूपीएससी प्रोवाइड्स यू 3 पेजेस। सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं, ऑप्शन अलग अलग हो जाता है। एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट 250 वर्ड्स, बट अगेन एज आई सेड एनी गुड स्टूडेंट विल एटलीस्ट गो बियॉन्ड 260 270 वर्ड्स। यहां पे 180 तक भी चला जाता है जो बच्चा अच्छे खासी कॉपी भर के लिखता है। पेनल्टी की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि सर ज्यादा लिखने में पेनल्टी तो नहीं लगेगी? मैंने तो देखा नहीं है भाई आज तक पेनल्टी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एग्जामिनर बैठ के वर्ड तो काउंट नहीं करेगा। तो इफ यू आर कंप्लीटिंग योर पेपर ऑन टाइम एंड फिलिंग द 2 पेजेस, एग्जामिनर को क्या दिक्कत है भाई? 2 पेज मिले हैं, 2 ही आपने लिखे, आपने 20 थोड़े लिख दिए। 2 पेज मिले, 2 लिखे। इफ यू गेट 3 पेजेस, यू गेट 3 पेजेस। सिमिलरली फॉर एथिक्स केस स्टडीज ऑफ 20 मार्कर्स यूपीएससी गिव्स यू 4 पेजेस but it tells you to write 250 words only. But obviously अब 4 पेजेस आ गए हैं तो this goes beyond 300 words, क्योंकि चारों पेज भरने हैं तो 300 वर्ड्स तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आएगा आपको? जीएस 1 में हमें, या 2 में या 3 में वी विल गेट 20 प्लस 30 50 पेजेस, एंड जीएस 4 में 26 और 24 अगेन 50 पेजेस। तो हर जीएस के पेपर में लगभग लगभग वी गेट 50 पेजेस टू फिल, ठीक है। 3 आवर्स, अच्छा टाइम नहीं बताया मैंने, हाँ। तो 10 मार्कर में 7 मिनट्स, 15 मार्कर में वी गेट एन एवरेज ऑफ 10.5 टू 11 मिनट्स, एंड 20 मार्कर में वी कैन राइट इवन इन 15 मिनट्स। माइंड यू, this time includes the time to read the question, understand the question, bifurcate the question into various parts, then write the answer, improve the presentation। ये पूरा टाइम मिला के इतने टाइम में पूरा डन करना होता है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की जो आंसर शीट है
मान लो 10 मार्कर के लिए आपको ये 2 पेज मिले, ठीक है, इसमें यहां ऊपर क्वेश्चन पहले हिंदी फिर इंग्लिश में लिखा होता है, यहां पे एक मार्जिन बनी होती है, और यहां पे भी एक मार्जिन होती है। यहां एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, डोंट राइट ऑन दिस साइड ऑफ द मार्जिन। तो आपको अपने कॉपी में कभी भी राइट हैंड साइड वाली मार्जिन पे कोई वर्ड नहीं लिखना भाई, इसकी पेनल्टी होती है। क्यों क्यों पेज वेस्ट करा रहा है यूपीएससी? क्योंकि द यूपीएससी एग्जामिनर अवॉर्ड्स मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसलिए वो बोलते हैं कि इस वाले एरिया को आप नहीं छेड़ोगे। अब इवेल्युएटर्स क्या गलती करते हैं, वो बच्चों को ट्रेन कर देते हैं कि इस वाले में भी नहीं लिखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप जैसे बचपन से करते आए हो, क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ नंबरिंग करते हैं ना, तो वो नंबरिंग आप कर सकते हो, मोस्ट डेफिनेटली करनी चाहिए, अच्छी लगती है। अंदर डाल के वो क्लमजी हो जाती है, हमेशा नंबरिंग इस साइड ही करनी चाहिए। तो ये भी एक मिथ है कि नहीं इस साइड में लिख सकते हो। यहां पे नीचे पेज का नंबर लिखा रहता है बस, ऐसे 1 2 इतना, कोई नीचे मार्जिन नहीं होती। ये क्यों बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि जो बच्चा मेंस में सीजन हो जाता है, मतलब एक बार दे लेता है, उसको ये पता है कि मैं यहां तक लिख सकता हूं, बिल्कुल लास्ट तक। तो यहां पे वर्ड की लेंथ खत्म हो गई, लेकिन मैं यहां तक लिख सकता हूं। इसको बोलते हैं शीट का भरना। बिल्कुल लास्ट कॉर्नर जहां तक है वहां तक लिख के आएंगे, इधर भी यहां तक, इधर भी यहां तक। ठीक है, ये इस तरीके का पेज है। इसकी डायमेंशन वाइमेंशन क्या होते हैं वो सब आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। एक पूरी शीट बना के दे देंगे हम आपको, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, यूज इट इफ यू वांट टू, जैसे भी करना है। तो दिस इज अ बेसिक यूपीएससी शीट, हाउ इट लुक्स लाइक। पहले के जमाने में क्वेश्चन वॉज नॉट प्रिंटेड, आपको ब्लैंक 50 शीट्स मिलती थी। तो यू हैड द लिबर्टी टू राइट क्वेश्चंस इन वॉट एवर ऑर्डर एंड सीक्वेंस यू वांट। नाउ इट इज नॉट द केस। अब क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक प्रिंटेड होता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पेजेस एलोकेटेड। तो पहले लोग क्या करते थे, जो क्वेश्चन मुझे बेस्ट आता है वो मैं सबसे पहले लिख लूंगा। तो बेस्ट, लेसर 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 लेसर, सबसे खराब वाला। तो एग्जामिनर पहले क्वेश्चन से इंप्रेस होता था, उस हिसाब से मार्क्स देता था। अब वो नहीं है, अब यूनिफॉर्मिटी है, दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू राइट द सेम क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। तो अभी रेस्ट्रिक्शन है, इससे यूनिफॉर्मिटी भी आती है कि अब एग्जामिनर को जज करना है अगर पहले क्वेश्चन को देख के, तो कैसे जज करेगा, है ना। तो दिस इज हाउ द बेसिक्स स्टार्ट। अब अगली बात पे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो दिया गया है उसको एड्रेस करते वक्त, ये सबने सुना ही होगा लगभग, तो बहुत क्लीशे सी लाइन हो गई है, उसको एड्रेस करते वक्त वी डिवाइड आवर आंसर इनटू 3 पार्ट्स। व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स? बहुत ही क्लीशे सी लाइन हो गई है अब तो ये, आप सबको ही पता होता है ये, है ना। पता नहीं किस टॉपर ने शुरू किया बताना, बट जिसने भी किया, नाउ दिस इज द मोस्ट क्लीशेड लाइन एंड सब लोग इसी को फॉलो करते हैं जनरली। तो ठीक है, यही चल रहा है तरीका, ये कोई यूपीएससी प्रिस्क्राइब तरीका नहीं है। टॉपर्स 10 साल पहले 15 साल पहले ये सब कर रहे थे, उनको दिखा कि ये कर करके नंबर आ रहे हैं। पहले किसने इंट्रो लिखना शुरू किया होगा, फिर किसने कंक्लूजन लिखना शुरू किया होगा, ऐसे ऐसे करके इवॉल्व हुआ है। तो अब एक ही सेट पैटर्न सा बन गया है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। बिफोर, अच्छा, आई विल टेक वेरी स्पेसिफिक क्लासेस ओनली ऑन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स। लूंगा मैं वो क्लासेस, इंट्रोडक्शन खोलूंगा, पूरा बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में किस किस सब्जेक्ट में किस किस सब टाइप के किस किस टाइप ऑफ इंट्रो को लिख सकते हो। जैसे हिस्ट्री है मान लो, तो मैं 4 तरीके के इंट्रोडक्शन हिस्ट्री में बताऊंगा, 4 तरीके के इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर में बताऊंगा। तो हर चीज में आप कितने तरीके के इंट्रोडक्शंस, कितने तरीके के कंक्लूजन्स, कैसे उनको लिखना है, वो सारी क्लासेस होंगी, सब कुछ बताऊंगा। देयर विल बी स्पेसिफिक डेडिकेटेड क्लासेस फॉर दीज थिंग्स। ओके, अभी के लिए समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल चीज सिखाता हूं।
ये 2-2 3-3 मेंस लिखने के बाद भी नहीं जानते बच्चे, और यहीं पे मेंस गड़बड़ाता है। आज जान लो, इसको रूल बना लेना कि यही फॉलो करेंगे, तो मेंस आंसर राइटिंग का पहला स्टेप पूरा कर लोगे अगर ये रूल समझ गए तो। देखो क्या बताया मैंने, 10 मार्कर में कितने वर्ड्स, 150 वर्ड्स यूपीएससी अलाउ करता है, मतलब अलाउ करता है मतलब प्रिस्क्राइब करता है, बट लिखने वाले राइट इवन 180 तक। एक बार के लिए लेट अस कीप 150 इन द पिक्चर, है ना, यूपीएससी का प्रिस्क्रिप्शन लेके चलते हैं। नाउ दीज 150 वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, है ना। पहला रूल, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड टेक एट मैक्स 10% वर्ड लिमिट ऑफ योर क्वेश्चन। तो व्हाट इज 10% ऑफ 150? 15। तो टोटल 150, 15 चले गए इंट्रो में, 15 चले गए कंक्लूजन में, कितने बचे? 120। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा मैथ्स आपका तो। 120 वर्ड्स बचे बॉडी के लिए, ठीक है। अब जनरली जनरली अ 10 मार्कर की बॉडी हैज 2 हेडिंग्स। जनरली बता रहा हूं, है ना। एक हेडिंग इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 5 वर्ड्स। तो कितने हो गए? 10 वर्ड्स हेडिंग्स में चले गए, कितने बचे? 110। तो क्वेश्चन को आंसर करना है अल्टीमेटली 110 में ही। अगर मैं स्ट्रेच भी कर दूं, जो 30 वर्ड्स बचे थे, गैप बचा था, तो भी कितना बनेगा? 140 वर्ड्स। एवरीबडी विद मी टिल हियर? तो समझ में आ रहा है? हाँ, 140 वर्ड्स बने। अब इस थॉट को होल्ड करके रखना, मैं वापस आऊंगा इस पे, एक बार यहां चलते हैं वापस। लगभग लगभग एक लाइन में, यूपीएससी बेस्ड शीट की बात कर रहा हूं, आपकी A4 की नहीं, यूपीएससी की एक शीट में, नॉट काउंटिंग द मार्जिन्स, इतने स्पेस में 5 से 6 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। नॉट लेसर देन 5 इन मोस्ट केसेस एंड नॉट अबाउ देन मोर देन 6 इन एनी केस, क्योंकि मोर देन 6 लिखोगे पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। तो अपनी राइटिंग को देखो कि मैं कितना बड़ा कितना छोटा, जैसे आज ही मैं एक बच्चों को समझा रहा था दैट यू हैव टू इंक्रीज द size of your words because you are writing 8 words in one particular line, you'll never be able to complete the paper with this particular dimension. तो एक लाइन में 5 to 6 वर्ड्स। तो अब मुझे बताओ, वापस चलते हैं। इंट्रोडक्शन कितने लाइंस में आना चाहिए 10 मार्कर का? 3 लाइंस, है ना। कंक्लूजन 3 लाइंस, हेडिंग्स 1 लाइन ईच। सही है। लास्ट में अब ये बचता है 110 to 140 वर्ड्स टू एड्रेस द बॉडी। अब एक और बात समझो, इन अ 10 मार्कर, a topper who will score 450 plus will at least write 12 points. रिपीट करूंगा, मैं एवरेज बच्चे की बात नहीं कर रहा। एवरेज स्टूडेंट विल राइट 7 पॉइंट्स, बिलो एवरेज विल राइट 4 पॉइंट्स, गुड स्टूडेंट, गुड ब्राइट स्टूडेंट विल राइट 10 पॉइंट्स, एंड अ टॉप स्कोरर, टॉप रैंकर विल राइट 12 और मोर पॉइंट्स। ठीक है, टॉप स्कोरर। तो अब आओ मैथमेटिक्स वापस से, 110 से लेकर 140, इसको एवरेज 120 ले लो, 120 words and 12 points. So 1 point will have how many words? 10. Very good. 10 words per point. अब इसके हिसाब से बताओ, how many lines will 1 point come in? 2 lines. बहुत बढ़िया। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, that in a 10 marker I'll have 3 lines का intro, 3 lines का conclusion, 1 लाइन की हेडिंग 1
वन लाइन की हेडिंग 2 एंड टोटल नंबर ऑफ हेडिंग 1 प्लस हेडिंग 2, टोटल नंबर ऑफ 12 पॉइंट्स ऑफ 2 लाइन्स ईच। ये आंसर राइटिंग का फॉर्मूला है। जितना बच्चा इस फॉर्मूले के नजदीक लिखेगा उतना बेटर लिखेगा। मैं आपको शुरू करूंगा 5-6 पॉइंट से, लेके जाऊंगा 10 मार्कर में कम से कम 15 पॉइंट्स तक। 15 पॉइंट से लेके जाऊंगा 10 मार्कर में। मैंने बोला ना, स्किल सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, काम करना आपकी। 15 पॉइंट्स तक भी कैसे लिख सकते हैं यहां तक लेके जाऊंगा, स्पेस वाइज भी, स्किल वाइज भी, कंटेंट वाइज भी। 15 पॉइंट से लिखना सीखेंगे 10 मार्कर में। कैसे नहीं देगा नंबर एग्जामिनर? बिल्कुल देगा यार। ठीक है, एक बार इसको उल्टा करके भी समझो। 10 मार्कर के लिए 2 पेज मिलते हैं, बात क्लियर है। टोटल 150 वर्ड्स मिले, ये क्लियर है। तो लगभग लगभग एक पेज पे कितने आएंगे? 75 वर्ड्स। बट यहां पे थोड़ा स्पेस क्वेश्चन भी खा रहा है, इधर नहीं खा रहा। तो कैन आई डिवाइड दिस इनटू 70 एंड 80? 70 वर्ड्स ऑन पेज 1 एंड 80 वर्ड्स ऑन पेज 2। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट एवरेज 5 वर्ड्स के आसपास पर लाइन में लिखने हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑन फर्स्ट पेज विल बी 14 and on second page will be 16. 14 lines on this page, 16 lines on this page. ठीक है, इन 14 लाइंस में से 3 इंट्रो की, एक हेडिंग की, 4 गई, कितनी बची? 10। इन 10 में कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स। वेरी गुड। इधर आ जाओ, इन 16 में 3 गई कंक्लूजन की, एक गई हेडिंग की, कितनी बची? 12। कितने पॉइंट्स? राइट। तो इस फॉर्मूला से चलोगे तो मिनिमम 11-12 पॉइंट्स आराम से आएंगे। ये पहली क्लास में सिखा रहा हूं ताकि इसको बिल्कुल एक पेज वेज पे लिख के बिल्कुल चिपका दो, दिमाग में रखो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। ये गलती कभी दोबारा होनी नहीं चाहिए। और ये सीखने में कम से कम 2-3 महीने, कम से कम 3 महीने लगेंगे भाई। भले मैंने बता दिया, टू अचीव दिस यू विल एटलीस्ट टेक 3 months। बहुत सारी क्लासेस, स्किल, मेरे को लाइव, मैं लाइव करके दिखाऊंगा, आपका पॉइंट पूछूंगा आपसे और उसको लाइव कम करके दिखाऊंगा वर्ड्स में। आपकी शीट आपसे लूंगा, कम करके दिखाऊंगा वर्ड्स। ठीक है, तो स्किल वहां से धीरे धीरे आएगी। ये बात, तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, दिस फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ 10 मार्कर, है ना। इसी को सिमिलरली 15 मार्कर पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चंस लिखने हैं अपने को। फॉर अ 15 मार्कर यू गेट हाउ मेनी पेजेस? 3 पेजेस। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 250 वर्ड्स। आप मुझे बताओ, इंट्रो एंड कंक्लूजन विल बी, बताओ 10% कितना होता है? 25। मैक्सिमम 25, कोशिश 20 की करनी है। तो आइडियल केस लेके चलता हूं, 20 वर्ड्स। 20 वर्ड्स का इंट्रो, मैक्सिमम 20 वर्ड्स का कंक्लूजन। 15 का भी होता है कभी कभी, मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, बिल्कुल मैक्सिमम, 20 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाएंगे। 20 वर्ड्स का इंट्रो, 20 वर्ड्स का कंक्लूजन। बॉडी कितने की बची? 210 वर्ड्स। अब अगला फॉर्मूला, इन अ 15 मार्कर वी विल हैव 3 हेडिंग्स एवरेज, नियरली। कभी कभी बहुत ही रेयर केस में 2 होंगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में 2 होंगी, कभी कभी 4 भी होंगी। मैं 3 लेके चल रहा हूं ताकि अभी समझ में आ जाए। 3 हेडिंग्स, 3 हेडिंग्स, पर हेडिंग 5 वर्ड्स, टोटल 15 वर्ड्स। कितने बचे? 195 वर्ड्स।
फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने बताया भी था कि इसको इंक्रीज करते हैं बच्चे 280 तक भी जाते हैं, तो फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक दैट वी हैव 200 वर्ड्स टू राइट द पॉइंट्स। अब सेम जो मैंने पहले बात बताई थी उसको अप्लाई करो। 15 मार्कर में हमारा टारगेट है कि हम 20 पॉइंट लिखें, 20 पॉइंट्स। ट्वेंटी पॉइंट्स इन द 15 मार्कर। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होगा वो 7 8 10 पॉइंट लिखेगा, जो एवरेज होगा वो 10 11 लिखेगा, जो गुड स्टूडेंट होगा वो 14 15 लिखेगा, और टॉपर रैंकर, टॉपर रैंकर 20 पॉइंट्स लिखेगा। मेरा काम यह है कि मैं आपको 25 पॉइंट लिखने भी सिखाऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में। दिस इज माय टारगेट एंड एम फॉर यू। क्या 15 मार्कर में 25 पॉइंट लिखना तक सीखो, बिकॉज आर स्टूडेंट्स हैव रिटन दिस ईयर। आर अंडर 60 रैंकर्स, अंडर 50 रैंकर्स ने 25 पॉइंट भी लिखे हैं आंसर्स में। तो मतलब रैंकर्स एग्जाम में ये काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई, हम भी सीखेंगे। एवरेज लेके चलते हैं अभी के लिए। जो अपना टारगेट है 450 500 वाला, उसके लिए अपने को 20 पॉइंट्स चाहिए। 20 पॉइंट्स इन 200 वर्ड्स, विच इज 1 पॉइंट मतलब 10 वर्ड्स, मतलब कि 2 लाइन्स। ये वही है जो 10 मार्कर में था, 10 वर्ड्स एंड 2 लाइन्स। 10 मार्कर में भी यही था, 15 मार्कर में भी यही है। बात समझ में आ रही है सबको? ये है दी अटमोस्ट बेसिक पॉइंट ऑफ आंसर राइटिंग। 20 मार्कर में गेम बदलता है, क्योंकि वो केस स्टडी, उस पर सितंबर से पहले बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बाकी चीजों पे बात करेंगे। बट दिस इज द मेजर थिंग। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक समझ में आया सबको एवरीबॉडी? एनी डाउट? डू पंक्चुएशंस मैटर इन आंसर्स? वो बताऊंगा, वो सब बताऊंगा मैं, एक एक करके चलते रहो। हाँ जी। हाँ, अगर अच्छा, वर्ड तो कहीं भी काउंट नहीं होते भाई, नो बडी इज काउंटिंग द वर्ड्स, है ना। बट डायग्राम वगैरह सुना होगा ना, आंसर में मैप बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सिखाऊंगा वो सब भी, एक डेडिकेटेड क्लास इस पे भी रहेगी, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। उससे पहले कोई भी डायग्राम, कोई भी मैप बनाते हैं, तो उसमें हमेशा ट्राई करना है कि मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स कम ना हो। नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे यही रहे, यही है देखो टॉपर स्किल, यही है। मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स कम नहीं होंगे, बट उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मैं एक डायग्राम भी डाल दूंगा। कैसे करेंगे ये? बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सर्टेन पॉइंट्स। कुछ कुछ पॉइंट को 2 लाइन में ना लिख के अगर मैं एक ही लाइन में लिखूं, इन 2 लाइन सेट इन 1 लाइन, आई गेट सर्टेन स्पेस ना, वो स्पेस को मैं डायग्राम्स के लिए यूज करूंगा। समझ आया? तो दैट इज द वे ऑफ इंक्लूडिंग डायग्राम। नंबर ऑफ पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नंबर ऑफ पॉइंट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी हालत में। जनरली हाउ डज अ गुड आंसर लुक लाइक, वो समझते हैं थोड़ा सा। अ गुड आंसर लुक समथिंग लाइक दिस। यहां पे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन तो अब इतने समझो, इंट्रोडक्शन यहां तक, फिर यहां पे दो तरीके से होता है। एक तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, यहां पे हेडिंग नंबर 1, जनरली
एक आंसर ऐसा लगना चाहिए। अभी जनरल बार बार क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ जनरली जनरली जनरली, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन ऑल्सो ना, कि क्वेश्चन में मुझे ये बनाना भी है कि नहीं बनाना है, हेडिंग कहीं तीन तो नहीं बन रही है, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन ऑल्सो। मैं जनरली सिखा रहा हूँ। अब आप इसे एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से देखो तो वो क्या देख रहा है, 4 पॉइंट यहां, 6 पॉइंट यहां, 5 पॉइंट यहां, कितने हो गए, 13, वाह, अरे 15 हो गए ना। तो 15 पॉइंट्स, 1 इंट्रो एंड 1 कंक्लूजन। इसी में कहीं डायग्राम वगैरह डालना होता है जो मैं सिखाऊंगा अभी। आई विल टीच यू हाउ टू राइट, हाउ टू मेक डायग्राम्स, हाउ टू मेक केस स्टडीज विद इन द आंसर, हाउ टू मेक फैक्ट बॉक्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट, ये सारी चीजें मैं आंसर के अंदर डालने सिखाऊंगा। तो जैसे मान लो यहां पे डालना है तो इधर साइड में डालते हैं हमेशा, इधर डालते हैं, इधर डालते हैं, है ना। डायग्राम्स शुड नेवर बी मेड इन द बिटवीन, ऑलवेज ऑन द राइट हैंड मार्जिन, ताकि बाकी के स्पेस को मैं यूटिलाइज कर सकूं लिखने के लिए। वो ट्रिक है बीच में जब डालते हैं, वो कब यूज करने हैं वो भी सिखाएंगे, बताएंगे। अरे 4 पॉइंट्स क्या होंगे वो आने तो दो, क्वेश्चन तो आने दो, उसी के हिसाब से बताऊंगा। ये सब वेरी करेगा पेपर टू पेपर, है ना। जैसे हिस्ट्री में ये वाला पॉइंट कम हो जाएगा, ये वाले के अंदर ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, इकोनॉमी एग्रीकल्चर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मैं आपको बस अभी बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग क्लियर कर रहा हूं। तो हमेशा मैप कैसे, कोई भी डायग्राम कैसे बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाया, मान लो मेरे को एक फ्लो चार्ट बनाना है, या फिर मान लो मेरे को वर्टिकली भी बनाना था अगर, तो हमेशा बॉक्स के अंदर, हमेशा बॉक्स के अंदर, हमेशा साथ साथ में लेबलिंग। जैसे मान लो मैंने इंडिया का मैप बनाया, लेट्स फॉर एग्जांपल टेक कि मेरे को इंडिया का मैप बनाना है। तो हमेशा लेबलिंग के साथ, जैसे मान लो मेरे आंसर की ये थर्ड फिगर है, मान लो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, तो यहां पे मैं नीचे डालूंगा फिगर 3, और किस बारे में है। जैसे मान लो मैं दिखा रहा हूं कि इंडिया में कहां कहां शुगर केन होता है ना, तो फिगर 3, शुगर केन इन इंडिया, ऐसे करके। तो ये मेरा एनक्लोज साफ सा लगेगा हमेशा। ये तरीका है मैप बनाने का। दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम्स एंड मैप्स, ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, ऑलवेज। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब और जूम करते हैं थोड़ा, लेट्स गो मोर। अभी तक ऊपर से देख रहे थे, अब और जूम करते हैं। तो जूम करेंगे तो हमें पॉइंट्स दिखेंगे, पॉइंट। ये पॉइंट क्या है सर, इन 15 मार्क्स क्वेश्चन हाउ यू डिवाइडेड द 200 वर्ड्स इन 20 लाइन्स लास्ट, क्या 20 लाइन नहीं, 20 पॉइंट, पी लिखा है, पी 20 पॉइंट्स। 200 वर्ड्स पे 20 पॉइंट्स लिखने हैं, तो मतलब कि 1 पॉइंट पे 10 वर्ड्स, मतलब कि 2 लाइन्स, ये लिखा है। क्लियर, ओके। जूम किया फर्दर तो हमारे सामने क्या आया, एक पॉइंट आया। अब ये पॉइंट भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग की, क्योंकि इवेंचुअली मार्क्स, भाई केक तभी अच्छा लगता है जब केक अच्छा हो, ऊपर की चेरी से अच्छा नहीं लगता। ये केक है, चेरी तो एक बार के में अंदर की बात खत्म, फिर तो केक ही खत्म करना है ना। तो केक हैज टू बी गुड, दिस इज द मेन केक, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, कि 10 मार्कर में वी विल राइट 12 to 15 पॉइंट्स, 15 मार्कर में वी विल राइट 20, 22, 25 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बस। पूरा जोर इसी पे रहेगा आंसर राइटिंग का एक टाइम के बाद। ये क्या है, देखो, फर्स्ट, पहली बात, द पॉइंट इज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट टू डू व्हाट,
आर्ग्यूमेंट टू प्रूव योर हेडिंग, जिस भी हेडिंग के अंदर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लिख रहे हो, उस हेडिंग को प्रूव करता है आपका पॉइंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि भाई यूपीएससी में आंसर राइटिंग बच्चे नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है ना, कि बच्चे यूपीएससी में आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट डू आंसर राइटिंग इन यूपीएससी। आपको पूछ लिया एग्जामिनर ने, स्टूडेंट्स डू नॉट डू आंसर राइटिंग इन यूपीएससी, गिव मी रीजंस। ठीक है, आप रीजन देने लगे, बताओ मुझे पहला रीजन क्या होगा भाई? हाँ, बोलो बोलो बोलो, एक बच्चे को हाथ खड़ा करके। हाँ बताओ। ठीक है, एक बोरिंग प्रोसेस है ये। मान लो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा है कि एक बोरिंग प्रोसेस है। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो वर्ड है बोरिंग प्रोसेस, है ना, ये क्या है? एक एक आर्ग्यूमेंट है टू प्रूव द हेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स डोंट डू आंसर राइटिंग इन यूपीएससी। हाँ जी बोलो। हाँ प्लीज प्लीज। स्टूडेंट्स डोंट डू आंसर राइटिंग इन यूपीएससी को प्रूव करने का, है ना, पॉइंट है क्या? बोरिंग प्रोसेस। बोरिंग प्रोसेस समझ में आया? तो पॉइंट इज एन आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द हेडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब हम बोलते हैं ना कि क्वालिटी, जैसे कल हमारी एक मेंस की मास्टर क्लास थी 2 बजे से, लगभग 250-300 बच्चा ऑफलाइन, 500-700 बच्चा ऑनलाइन था, सारा मेंस लिख रहा है इस बारी का। तो हम उनको ये समझा रहे थे कि रेदर देन, मतलब मार्क्स एक टाइम के बाद किस चीज पे मिलेंगे? क्वालिटी ऑफ पॉइंट पे मिलेंगे। क्वांटिटी तो जरूरी है कि भाई 10 पॉइंट लिख दिए, 15 लिख दिए, 20 लिख दिए, बट क्वालिटी ऑफ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस क्वालिटी ऑफ पॉइंट? आप आज समझ रहे, जो मैंने उनको कल समझाया है। क्वालिटी ऑफ पॉइंट का मतलब यह है कि मेरा ये जो पॉइंट है बोरिंग प्रोसेस, ये कितने हद तक ऊपर दी गई हेडिंग को प्रूव कर पा रहा है। ये होता है क्वालिटी पॉइंट। मान लो आप यहां पे लिखो स्टूडेंट्स डोंट डू आंसर राइटिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी बिकॉज दे डोंट ईट फूड। अब पॉइंट तो ये भी है, पॉइंट तो है ना, लेकिन क्या वाकई में ये जो पॉइंट है ये ऊपर वाली हेडिंग को प्रूव कर रहा है? नहीं, तो फालतू का पॉइंट है। कोई मना थोड़ी कर रहा, खाना खा लो भाई, है ना। तो ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा, तो इस पे मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स हमेशा क्वालिटेटिव पॉइंट लिखने में मिलेंगे। और वो क्वालिटी किस बात से आती है? कि वो पर्टिकुलर पॉइंट आपके हेडिंग को प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वन पॉइंट कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, द आर्ग्यूमेंट एंड द प्रूफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जिसको मैं आगे की क्लासेस में बोलूंगा सब्सटेंशिएशन। भाई मान लो मैंने आपसे पूछा यूपीएससी के बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते, क्यों? एक बच्चे ने बोला बोरिंग प्रोसेस है। अब मैं कन्विंस्ड ही नहीं हूं, मुझे कन्विंस करो। मैं कन्विंस नहीं हूं इस आर्ग्यूमेंट से कि बोरिंग प्रोसेस, कन्विंस करो भाई मुझे। हाँ, टाइम टेकिंग तो अलग ही अलग लाइन हो गई, बोरिंग है ये प्रूव करो मुझे। हाँ, रिपीटेटिव एफर्ट, एवरी डे वी हैव टू राइट, और सेम पैटर्न पे है। तो बोरिंग प्रोसेस बोलने के बाद भी ये सब क्यों बोलना पड़ रहा है? आपके आर्ग्यूमेंट से मैं क्यों कन्विंस हूं? जब तक आपके पास ही अपने आर्ग्यूमेंट का प्रूफ नहीं है तो आप मुझे क्या कन्विंस करोगे? समझो, अगर मान लो आपको मार्क्स देने हो, एक बच्चे ने लिखा हेडिंग है व्हाई डोंट वी डू यूपीएससी आंसर राइटिंग, एक बच्चे ने लिखा बोरिंग प्रोसेस, दूसरा बच्चा है उसने लिखा पॉइंट डाल के इट इज अ बोरिंग प्रोसेस एज सीन दैट वी हैव टू डू इट डेली
in a repeated manner on a set pattern at least, let's say 200 times. बताओ मुझे किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? सेकंड वाले को। क्यों? कन्विंसिंग। अरे सब्सटेंशियल मत बोलो, हिंदी बिल्कुल सिंपल भाषा में। कन्विंस कर पा रहा है ना वो अपनी बात से, उसने अपनी बात को प्रूव किया कि भाई 200 दिन 200 बार रोज सुबह उठ के वही काम करना पड़ रहा है भैया, इसलिए बोरिंग है। प्रूव किया उसने। ये जो आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करता है इसको बोलते हैं सब्सटेंशिएशन। जैसे अब थोड़ा सा असली बात भी कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं इंडिया के लोग, मान लो की पॉइंट है वाई, है ना, इंटरनेट इंडिया के लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसके आपको रीजन देने हैं। मैं ये बोलूं कि भाई भारत में एक डिजिटल डिवाइड है, देयर इज अ डिविजन ऑफ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। समझना भाई, थोड़ा सा दिमाग मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करना प्लीज। आई नो फर्स्ट क्लास के तो थोड़ा सा एडवांस लगे, बट थोड़ा सा कॉपरेट करोगे, हल्का सा कंपटीशन से बेटर रहना है। मान लो मैं बोलूं इंडियंस डू नॉट यूज इंटरनेट बिकॉज देर इज अ डिविजन इन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। एक मैंने ये पॉइंट दे दिया, वहीं दूसरा बच्चा आया, सेम पॉइंट, सेम लैंग्वेज, एक बात और ऐड कर दी बस लास्ट में, 37% डिजिटल पेनिट्रेशन रूरल एरिया, 67% इंटरनेट पेनिट्रेशन इन अर्बन एरिया। अब सबसे पहला गोल्डन रूल ऑफ आंसर राइटिंग इज बी द एग्जामिनर। द गोल्डन रूल ऑफ आंसर राइटिंग इज बी द एग्जामिनर। नाउ यू बी द एग्जामिनर। सेम पॉइंट था बिल्कुल, बस उस बच्चे ने क्या किया, 37 67 कर दिया उसका। किसको बेटर मार्क्स दोगे? सेकंड वाले को। क्यों? है ना, कुछ उसने आपको कन्विंस करने के लिए एक्स्ट्रा बताया, सही प्रूफ दिया, डेटा दिया, फैक्ट दिया। तो उस डेटा फैक्ट को याद करने में मेहनत लगाई होगी ना उस बच्चे ने भाई, उसको यहां पे लिंक करने में मेहनत लगाई होगी, लिखने में टाइम दिया होगा, तो वो डिजर्व करता है ज्यादा मार्क्स, है कि नहीं भाई? तो एक पॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, आर्ग्यूमेंट एंड द प्रूफ ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आइडियल कंडीशन दिखाता हूं एक। चलो एक काम करो, ये वाला पॉइंट आप लोग लिखो एक बार। इंडिया में रूरल और अर्बन, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं, आपको खुद लिखना है। इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में इंटरनेट डिजिटल डिवाइड है। रूरल एरियाज में 37% लोग यूज कर पा रहे हैं, अर्बन एरियाज में 67%। इसको एक पॉइंट लिख के दिखाओ मुझे, पहली क्लास में एडवांस क्लास हो जाएगी, मजा आएगा। एवरीबडी द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर? देर इज अ डिजिटल इंटरनेट डिवाइड इन इंडिया between the rural and the urban areas. The rural India has a penetration of 37% and the urban area has a penetration of 67%. ये मैंने आपको एक बात बोली है, इसको एक पॉइंट की फॉर्मेट में लिख के दिखाओ मुझे। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, अब आप मुझे ये एक पॉइंट की फॉर्मेट में लिख के दिखाएंगे। एक सिंगल पॉइंट है ना, वन सिंगल पॉइंट, दो पॉइंट नहीं बनाने इसके, एक पॉइंट।
लिखा सबने? लिखो, खत्म करो फटाफट। ठीक है, मेरे सामने 3 कॉपीज है 3 बच्चों की। पहले बच्चे ने लिखा, देयर इज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया ड्यू टू लेस एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। 37% इंटरनेट पेनिट्रेशन रूरल एरियाज, 67% इंटरनेट पेनिट्रेशन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, बात तो पूरी कह दी। दिक्कत क्या हुई? वर्ड्स, है ना? मैंने तो क्या बोला था, एक पॉइंट कितने वर्ड्स में? 10, है ना? यहां पे कितना हुआ? देयर इज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया ड्यू टू लेस एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। 37% इंटरनेट पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज, 67% इंटरनेट पेनिट्रेशन इन अर्बन एरियाज। कितने हो गए? 32। 32 वर्ड्स, डिस्पाइट मी टेलिंग यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास की कितने में लिखना है। होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ रहे हैं, समझते हैं। सेकेंड बच्चे ने लिखा, इन इंडिया देयर इज अ डिजिटल डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन रूरल एरियाज 37% people have access to internet, and in urban areas 67% people have access। 30 वर्ड्स। उसके बाद एक ग्राफ भी बनाए दिखाने के लिए, 37 67, तो 30 वर्ड्स। तो दोनों में बातें तो ठीक लिखी है, लेकिन द वर्ड लिमिट इज रीचिंग। ये होते ही क्या होगा? गलती तो नहीं है, बात तो ठीक कही है ना, तो क्यों मैं इतना फिर यहां पे नोक झोंक कर रहा हूं? कम पॉइंट्स आएंगे, वेरी गुड। किसने बोला ये? वेरी गुड, कम पॉइंट्स आएंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। कम पॉइंट्स आएंगे। कम पॉइंट्स मतलब कम मार्क्स। कम मार्क्स मतलब, हाँ, है ना? तो फिर एक बच्चे ने सही लिखा, डिजिटल डिवाइड इन इंडिया सब्सटेंशिएशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन रूरल 37, अर्बन 67। काउंट करो, डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, इंटरनेट पेनिट्रेशन रूरल 37, अर्बन 67, एग्जैक्टली 10 वर्ड्स। परफेक्ट, आया समझ? बात तो सेम ही है। 30 वर्ड्स, 32 वर्ड्स में भी सेम बात कही जा रही थी, कुछ अलग तो नहीं कहा भाई इन दोनों बच्चों ने भी। तीसरे बच्चे ने भी सेम बात कही, बस अपनी बात को क्रिस्प, शॉर्ट, इफेक्टिव, एग्जैक्ट मैनर में कहना ही आंसर राइटिंग है। अब जो मैं समझा रहा था वो समझना। वाई डू पीपल नॉट यूज इंटरनेट इन इंडिया, ये क्वेश्चन था। इसको कैसे लिखेंगे देखो, पॉइंट नंबर 1, डिजिटल डिवाइड इन इंडिया सब्सटेंशिएशन (37% रूरल एंड 67% अर्बन पेनिट्रेशन। आर्ग्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आर्ग्यूमेंट। बात समझ में आ रही है मेरी? हेलो, बात समझ में आ रही है? आर्ग्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कोई बच्चा अगर सिर्फ इतना लिखता तो बात गलत थोड़ी कह रहा है, बात तो सही कह रहे हैं। डिजिटल डिवाइड तो इंडिया में है, लेकिन since the proof is missing, the conviction to the argument is missing, hence the competitor will have an advantage because the competitor gave the proof behind the argument also,
एंड हेंस विल गेट मोर मार्क्स। तो इसी पॉइंट पे हल्का सा ज्यादा ले जाएगा वो। मेरी बात समझ में आई सबको? हम्म। नहीं, ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, वो मैं सब्सटेंशिएशन लिख रहा था बस, कुछ नहीं है ये। ठीक है, एक और करोगे? एक और पॉइंट लिखोगे? चलो लिखो, मैं समझा देता हूं पॉइंट, आपको अपने आप से लिखना है ना? एक क्वेश्चन आया, मान लो कि इंडिया हैज लॉट ऑफ हंग्री पीपल। ठीक है, इंडिया हैज लॉट ऑफ हंग्री पीपल। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि यार, जब मैं खेती कर लेता हूं, आफ्टर आई एम डन हार्वेस्टिंग द क्रॉप, उसके बाद कंज्यूमर तक जाने में जो मेरा फूड है वो बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सुनना भी ध्यान से, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना, फोकस से, दोबारा रिपीट करूंगा। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ हंग्री पीपल, ये मेरा क्वेश्चन है, वाई पूछ लिया, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ हंग्री पीपल, वाई। इसके अंदर मैंने हेडिंग बनाई, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ हंग्री पीपल। अब मैं अपना पहला पॉइंट देना चाहता हूं, इधर इधर एवरीबॉडी, मेरा पहला पॉइंट है, पॉइंट सुनो ध्यान से, कि भाई इंडिया में प्रोडक्शन के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है उसको कंज्यूमर तक लेके जाने में बहुत सारा खाना, बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है। इतना ज्यादा कि लगभग लगभग 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ रुपए का फूड हर साल वेस्ट हो जाता है। इसलिए भारत में बहुत सारे हंगरी लोग हैं। भाई जब खाना वेस्ट ही हो गया तो खाएगा कौन? वो 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए, somebody would have eaten ना, बट नाउ सिंस इट इज वेस्टेड, nobody will be able to eat it। तो अब हेडिंग आपकी ये है, रीजंस फॉर हंग्री पीपल इन इंडिया। पहला पॉइंट बनाओ। एनुअली, एनुअली। बैठो बैठो बैठो।
हुआ सबका? लिखा सबने? आई हैव 5 to 6, कितने? 5 कॉपीज इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स। पांचों ने अलग तरीके से लिखा है, पांचों की कॉपी से कोई ना कोई लेसन है। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बच्चे ने गलती करी, आंसर लिखा है फार्म टू मार्केट एक्सेस फार्मर्स लूज देयर प्रोड्यूस विच कंपाइल्स द हंगर इंडेक्स ऑफ 90,000 वल्नरेबल पीपल एनुअली। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये सब मैंने पढ़ाया भी नहीं है अभी, ना मैंने इतना सब बोला था कि मार्केट और ये सब, बट सबसे बड़ी गलती क्या है इसमें? दोबारा पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना, फोकस कर लो क्लास में थोड़ा सा। Farm to market excess, farmers lose their produce, which compiles the hunger index of 90,000 vulnerable people annually. क्या गलती है? हाँ, डेटा गलत। 90,000 क्या बोला था मैंने? करोड़ रुपीज। 90,000 पीपल नहीं बोला मैंने। एक इंसान एक साल में 1 करोड़ रुपए का खाना थोड़ी खाता है कि 90,000 पीपल ही वल्नरेबल होंगे बस, है ना? तो पहली गलती क्या सीखी हमने? गलत डेटा नहीं डालना है भैया, है ना। चीट करने की कोशिश नहीं करनी एग्जामिनर को, ऑनेस्टी से आंसर लिखेंगे, बहुत पढ़ेंगे, है ना, गलती नहीं करेंगे ये वाली, ठीक है। तो पहली गलती तो ये आई। वैसे तो वर्ड लिमिट भी 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 है। 18 इज ऑल्सो मोर, ज्यादा 18 भी, क्योंकि 4 लाइन चली जाएंगे 18 लिखने में, जबकि जानी चाहिए थी 2, है ना। पहली मिस्टेक। दूसरे बच्चे पे आते हैं। स्टारवेशन परसिस्ट इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट फैसिलिटी लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ 50,000 करोड़। यहां पे क्या गलती है? अगेन, एक तो डेटा गलत हो गया, 90 का 50 हो गया। दूसरा, वर्ड्स भी मोर है। स्टारवेशन परसिस्ट इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट फैसिलिटी लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ 50,000 करोड़। 17 वर्ड्स हो गए। तो एक बच्चे ने 18, एक ने 17, दोनों ने डेटा गलत। समझ में आ रहा है? डेटा मतलब, डेटा बोल रहा हूं तो क्या है वो? प्रूफ ऑफ आर्ग्यूमेंट। इन दोनों में दूसरी गलती भी है एक, तीसरी गलती। स्ट्रक्चरिंग तो अभी सिखाई नहीं। सही है, गुड पॉइंट। और क्या गलती है? यहां से एक नया चीज सीखोगे आंसर राइटिंग के बारे में। एग्जामिनर गेज, द गेज ऑफ द एग्जामिनर। क्या होता है गेज का मतलब? हाँ, द गेज ऑफ द एग्जामिनर, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर को आपकी कॉपी पे नजर पड़ते ही, एज सुन एज द एग्जामिनर लुक्स एट योर कॉपी, द एग्जामिनर शुड सी दिस एंड दिस क्लियरली सेपरेटली। ये देखो, दिख रहा है? अगर आप इस पे एक नजर मारो, अगर मैं बस एक काम और कर दूं छोटा सा, अब मुझे बताओ, इसको देखते, सिर्फ इतने को देखते क्लियरली दिख रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट है और एक सब्सटेंशिएशन है? क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल। इन दोनों बच्चों में ये चीज मिसिंग थी। इन्होंने क्या किया? प्रूफ तो दिया, लेकिन पॉइंट के अंदर ही लिख दिया उसको। नहीं, डोंट बी एन इंग्लिश चैंपियन। इंग्लिश भूल जाओ, इंग्लिश चाहिए ही नहीं। बच्चे पूछते हैं सर बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, मैं कह रहा हूं खराब चाहिए। इंग्लिश तो चाहिए ही नहीं पेपर में। ये क्या इंग्लिश है ये कहीं से ग्रामर, कहीं से सिंटेक्स, कुछ है ही नहीं। टॉपर्स डोंट वरी अबाउट इंग्लिश बिकॉज द मार्क्स आर नॉट ऑन इंग्लिश, they worry about the gaze of the examiner and the quality of the answer, है ना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर एक बच्चे ने लिखा फूड वेस्टेज प्रोडक्शन लेवल टू डेस्टिनेशन 90,000 करोड़ फूड वेस्टेज। ठीक है, ये चल जाएगा। एक ने लिखा लॉजिस्टिक्स लॉस एग्जाम्पल
ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, फूड लॉस वर्थ 90,000 करोड़। ठीक है, लेकिन मैंने समझाया नहीं अभी, लॉजिस्टिक वॉजिस्टिक तो ठीक है। वेस्टेज इन पोस्ट हार्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड 90,000 करोड़ लॉस सब्सटेंशिएशन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स ठीक है, अच्छे से लिखा है। ऑनलाइन पोस्ट प्रोडक्शन वेस्टेज ड्यू टू हंगर क्राइसिस 90,000 करोड़ ऑन 90,000 करोड़ वर्थ वेस्टेज एनुअली। बढ़िया। वेस्टेज ऑफ फूड, एक्सपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर, एक्सपोर्ट नहीं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वर्थ 90,000 करोड़ फूड वेस्टेज। ठीक है, गुड, ठीक है, ओके, समझ में आया सबको? लो भाई वापस लो। क्लियर? वेस्टेज ऑफ, अच्छा गिर गई थी क्या? वेस्टेज ऑफ फूड ड्यू टू बैड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस अप्रोक्स 90,000 करोड़ वर्थ ऑफ फूड वेस्टेज। दो बार नहीं लिखना, वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ फूड दो बार क्यों लिखना है? एक बारी में रिपीटेशन नहीं करना एक पॉइंट के अंदर। खैर, ये तो मैं बस कर्सरी करा रहा हूं अभी। इसी को अगर मैं लिखता कैसे लिखता? मान लो ये पॉइंट मेरे को लिखना है, अभी के लिए समझ लो, हालांकि इसमें कुछ और चेंज भी करता मैं, बट ठीक है, अभी के लिए समझो। क्लियर है ना? सिंपल, नो फ्लावरी लैंग्वेज। इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा? कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स चार कोमा नहीं, कुछ नहीं। एक और बात समझो अब, जो काम आएगी बहुत ज्यादा, अभी अभी बच्चों ने गलती करी है इसलिए समझा रहा हूं। 1.1 आइडिया। मोदी जी कहते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन मार्केट, है ना? हम क्या करेंगे? 1.1 आइडिया। मोदी जी ने ओपीओडी दिया, हम ओपीओआई देंगे। 1.1 आइडिया क्यों बोल रहा हूं ये? जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चों ने इसमें ट्रांसपोर्ट का भी बात लिख दी, कुछ ने लॉजिस्टिक नाम का वर्ड यूज किया। कभी नहीं करना है ये सब। क्यों? पहली दिक्कत, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते हैं। दूसरी दिक्कत, आप एक ही पॉइंट को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। तीसरी दिक्कत, अरे वो अलग पॉइंट बन सकता था ना, आपने वो पॉइंट खराब कर दिया। आई बात समझ? उतना ही दो जितने पे मार्क्स मिले, है ना? इतना ही है बस, एक पॉइंट में एक आइडिया ले लो भैया, अगला पॉइंट चाहिए तो अगला आइडिया चाहिए तो अगला पॉइंट पढ़ो, नंबर ज्यादा दो हमें। तो 1.1 आइडिया, एक आइडिया कन्वे हुआ ना। अब मेरे को यहीं पे मान लो सेकेंड आइडिया कन्वे करना होता है लॉजिस्टिक्स का, अभी आपकी जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया, प्रूफ इंडिया 14% ऑफ जीडीपी, यूएसए 8% ऑफ जीडीपी, बात खत्म। इतना लिखता मैं, डन बात। बात समझ में आई भाई सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। ये पूरा समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। या लास्ट मेंस क्लियर करके रैंक 1 लेके आओगे तब भी यही बताओगे आगे दूसरे बच्चों को, तो याद रखना बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ऐसे प्रूफ लिख के एड्रेस करना है क्या टाइम? नहीं, अभी तक ये किसी को सिखाया नहीं है, मैंने पहली बार सिखा रहा हूं। बेसिकली बच्चे क्या करने लगे हैं, एक जो आप देखोगे हजारों कॉपीज में एक ही चीज होती है। पॉइंट नंबर 1 एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 2
एग्जाम्पल। तो मैं पहली बार इस बार के मेंस के बच्चों को सिखाऊंगा, अभी तक उनको भी नहीं सिखाया है, कि ये गलत है। एग्जामिनर का गेज अगर चाहिए तो कुछ नया करो, चेंज करो इसको। मल्टीपल वर्ड्स याद करो, एग्जाम्पल, प्रूफ, सब्सटेंशिएशन, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स याद करवाऊंगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड लिखेंगे। देखा होगा ना, टॉपर को भी देखा कभी किसी ने उठा के, ये करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल क्या होता है भाई? ये एग्जाम्पल थोड़ी है इस बात का, ये एग्जाम्पल थोड़ी है इस बात का, प्रूफ है ना, सब्सटेंशिएशन है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, इसलिए वो वर्ड यूज कर रहा था मैं, ताकि थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिले आपको। बट ठीक है, अभी के लिए एग्जाम्पल याद करो, एग्जाम्पल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई यहां तक सबको? एकदम क्लियर? ठीक है, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक बार पेज पलट के देखो, कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि जो हर पॉइंट के लाइन एक प्रूफ कैसे मेंशन हो पाएगा? हूं मैं? वो वांटेड में बोलता है ना, क्या बोलता है? वांटेड में नहीं, सॉरी, वेलकम में। अभी हम जिंदा हैं, है ना। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो पहली क्लास में? इनएडिक्वेट बेसिस ऑफ आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेस्टेड ड्यू टू इट। हाँ ठीक है, बस वेस्टेड, वेस्टेड पर रोक दो उसको मनविंदर। ड्यू टू इट भी नहीं लिखना, इंग्लिश चाहिए ही नहीं अपने को। इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं? भाई वैसे तो जरूरत है नहीं, वैसे तो बहुत जरूरत होती नहीं है इंग्लिश इंग्लिश वोकैबुलरी की। बट बहुत सिंपल तरीका होता है, रीड मोर, है ना। ज्यादा पढ़ो, रीड मोर, एंड वेन एवर यू एनकाउंटर अ न्यू वर्ड, उसको अपनी कॉपी में लिख लो, इसके सामने इसका मीनिंग लिख लो। यही काम करना है अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए भी। मान लो किसने लिखा, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करी, तो चैट जीपीटी पे डाल दो अपना जो भी लिख रहे हो, इसमें से वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको उस कॉपी में ऐड कर दो। तो यहाँ पे सामने लिख दो क्या मिस्टेक कर दी, इसका सही क्या होगा, तो फिर दोबारा कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो दिस समथिंग दैट यू कैन डू। हैंड राइटिंग मैटर्स उतनी ही जितनी समझ आने के लिए जरूरी है। इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट राइटिंग, इनफ है। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट क्लासेस करवा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी रही है, नेक्स्ट टाइम से आपको बिठा देंगे उसमें, अगर किसी की राइटिंग खराब है तो। हाँ, ऐसे में फ्लो में लिखना है, ऐसे में आपको वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती है, ऐसे में ग्रामर सही चाहिए होती है, वो हो जाएगा, वो मैं करा दूंगा, वो इस वाले तरीके से हो जाएगी। फ्लो में कैसे लिखना है वो मैं सिखा दूंगा। नहीं, 3 लाइंस कहाँ है, 2 ही तो लाइंस है देवा। ये 2 लाइंस ही तो हैं, 3 कौन सी है, मेरे को क्यों नहीं दिख रही? ये भी 2 लाइंस है, 3 कहाँ है? इंग्लिश का कोर्स शुरू कर दो सर। अच्छा बिजनेस आइडिया, पढ़ लो इंग्लिश का कोर्स। जितना बता रहा हूं उतना कर लो ना, रीड करो, ज्यादा समझ में आ जाएगा उसे से। हाँ वेरी गुड। एग्जाम का टाइम वेस्ट किए बिना बिल्कुल सिंपल छोटी सी बात में अपनी बात कहना, करेक्ट। पॉइंट याद कैसे होंगे इतने? भाई फिर वेलकम वाला डायलॉग। ये सब की चिंता आप मत करो यार, ये सब के लिए मैं हूं। पॉइंट याद करने ही नहीं पड़ेंगे जीवन में, यही तो खास बात है बस। अगर पॉइंट याद करने पड़ जाए तो मजा ही क्या है फिर। फियर है आंसर राइटिंग का। देखो भाई, 2 वर्ड होते हैं डिक्शनरी में, एक फियर होता है, एक इनर्शिया होता है। जिस दिन दोनों में डिफरेंस समझ लो कि जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हल हो जाएंगी। फियर किस चीज का है? शेर सामने आ गया, आ जाएगा मार देगा, फियर है। सांप पे पैर रखा गया, अभी डस लेगा, फियर है ना। रात को अंधेरे में चल रहे रस्सी पे पैर आ गया, फियर है। ये फियर होता है। आंसर राइटिंग का फियर क्या है? अभी लिखते टाइम गलत लिख दिएगा तो क्या भूत निकल आएगा उसमें से, कॉपी में से शेर बाहर आ जाएगा, या पेन सांप बन जाएगा? ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। तो फियर क्या है? दुनिया में सबसे पहले तो जिंदगी में इसको डिफरेंशिएट करो, फियर नहीं है, इनर्शिया है। इनर्शिया। एक महोदय हुए थे जिन्होंने सेब गिरता हुआ देखा था तो बोला था
इनर्शिया को तोड़ने का एक ही तरीका है जीवन में, क्या? फोर्स। F इज इक्वल टू एम ए, बस। तो एवरी इनर्शिया इज ब्रोकन बाय अ फोर्स। तोड़वाऊं अभी के अभी तोड़वाऊं? अभी 5 मिनट में एक सिंपल क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, जिसने उसका आंसर लिखा आगे से वो क्लास में अलाउड है, जिसने आंसर नहीं लिखा उसकी फीस भी गई, क्लास भी गई। अभी लिख दोगे बैठ के? अभी लिख दोगे बैठ के? तो फियर कहां चला गया? सही बात है, इनर्शिया है, फियर नहीं है ना? इनर्शिया जब तक एक्सटर्नल पुश नहीं मिलता है, आपके दिमाग में होता है पता नहीं क्या है आंसर राइटिंग सर, कैसे करेंगे सर। अरे शांति रखो यार, करते चलो हमारे साथ, सब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को टॉप रैंक्स के आंसर लिखने लगोगे। खैर, क्लियर है बात भाई? तो आज हमने क्या क्या सीखा, फटाफट देखो, फटाफट एक बार शुरू से। टोटल हमें कितने नंबर लाने हैं जीएस में? हाँ। फिर और जीएस प्लस एस से मिला के, तो फिर अगर ऑप्शनल में 270 280 भी आ गए तो यू विल बी ऑल इंडिया मेंस टॉपर, और फिर इंटरव्यू वाले थोड़े से मेहरबान हो गए तो यू विल बी ऑल इंडिया टॉपर। ठीक है, ये डिवीजन है 500 का, जो हमें जीएस 1 2 3 4 में अचीव करना है नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से मार्किंग पैटर्न जो है वो सिर्फ एवरेज नहीं होता है, उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है ना? तो इस मार्किंग पैटर्न को ध्यान में रखना है हमेशा। फिर हमने देखा कि 10 मार्कर, 15 मार्कर और 20 मार्कर्स में कितने पेजेस और कितने वर्ड्स मिलते हैं और कितनी टाइम लिमिट में हमें आइडियली उसको लिखना होता है। क्या आपको अभी टाइम लिमिट में लिखना है? बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। अभी तो हालांकि हमने आपको आंसर देने शुरू नहीं किए, बट जब देंगे भी बिल्कुल नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं फॉलो करना है। अभी टाइम लिमिट फॉलो करोगे तो गद्दारी हो जाएगी, अपने खुद से गड़बड़ कर बैठोगे। पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, पहली क्लास में समझा था ना, जितना बताऊं उतना और सिर्फ उतना, उससे ज्यादा भी नहीं करना कि नहीं सर मैं तो आज ही 7 मिनट में लिखूंगा, नहीं। अभी इस पे नहीं जाएंगे, वो बाद में आएगा उसका नंबर। ये है पेज का फॉर्मेट और एक आइडियल आंसर का फॉर्मेट, जिसमें हमें पता चला कि हमें कैसे पहले पेज पे एक इंट्रो एक हेडिंग 5 पॉइंट, दूसरे पेज पे एक इंट्रो एक कंक्लूजन, सॉरी एक कंक्लूजन एक हेडिंग और 6 पॉइंट लिखने हैं। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर 10 मार्कर, जिससे हमने इवेंचुअली क्या सीखा कि एक 10 मार्कर में 3 लाइन का इंट्रो, 3 का कंक्लूजन, एक लाइन की हेडिंग 1, एक लाइन की हेडिंग 2, एंड टोटल दोनों हेडिंग्स में मिला के 12 पॉइंट्स विद 10 वर्ड्स एंड 2 लाइन्स ईच, कंसिस्टिंग टोटल ऑफ नियरली 12 पॉइंट्स, एंड एट मैक्स 15 पॉइंट्स तक हम लेके जाएंगे। ये कैसे लेके जाते हैं मैं सिखाऊंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे 15 मार्कर में अगेन 250 वर्ड्स, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, 20 वर्ड्स एंड 200 वर्ड्स, उसमें कितना कम कितना ज्यादा वो अपने को क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया। 3 घंटे में कैसे लिखना है वो भी यहाँ पे क्लियर है। 3 हेडिंग्स अगर हैं तो 5 वर्ड की ईच, 15 वर्ड की टोटल हेडिंग्स। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि 200 वर्ड में हमारी पूरी बॉडी के पॉइंट्स आएंगे और बॉडी में 20 पॉइंट आ जाएंगे, तो टोटल देयर विल बी 10 word per point and a total of 20 points. At max, we will take it to 25 points. Then we zoomed in further to understand what does a point look like. A point which has nearly 10 words looks like this: 4 to 6 words to the argument and 6 to 4 words to the proof of the argument. A point consists of two things: argument to prove the heading and proof of the argument to prove the argument, जिसको हम सब्सटेंशिएशन बोलते हैं। फिर हमने 2 एग्जांपल लिए। ये है आपका पहला, मैंने बोला था ना 4 to 6 वर्ड्स, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी 4 to 6 वर्ड्स हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट। एंड देन द प्रूफ ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसको आप कभी एग्जांपल बोलोगे, कभी प्रूफ बोलोगे, ऐसे मैं बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगा आपको जो आपको एग्जाम कॉपी में डाल के आने हैं। गेज, गेज ऑफ द एग्जामिनर। तो दिस मेक्स द एंटायर पॉइंट का फंडा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 पॉइंट 1 आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 पॉइंट 1 आइडिया, एक पॉइंट में एक ही आइडिया रखेंगे, जैसे ही दूसरा आइडिया आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट है, तभी तो नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीज होंगे ना भाई। तो सेकेंड आइडिया विल गो टू द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आई सबको? ये आपके आंसर राइटिंग का सिर्फ बेसिक्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो लास्ट तक मेंस तक ये सारी चीजें काम आएंगी। मैंने आपको पूरा बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया है आज कि आपको आंसर राइटिंग में एम क्या करना है।
मार्क्स वाइज भी, पॉइंट वाइज भी, वर्ड वाइज भी, लाइन वाइज भी, पेज वाइज भी। इस पूरे को ध्यान रखना है आंसर राइटिंग में आगे बढ़ते हुए। एक छोटा सा असाइनमेंट करोगे यहीं पे बैठ के, करो। सर अभी स्टार्टिंग में तो क्रिस्प पॉइंट्स नहीं बन रहे। हाँ ऑब्वियसली ना बच्चे, पहले दिन क्रिस्प पॉइंट बन जाएंगे तो मेरी जॉब चली जाएगी, है ना। तो भी ऑनेस्ट सर इतना कोई बाइट बताए, इतना कोई बताए नहीं थे जो आप बता रहे हैं। आलोक थैंक यू यार, मतलब ये तो काम है मेरा, डोंट वरी। थैंक यू, बट थैंक यू फॉर सेइंग दिस। सर आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स रिलेटेड टू आंसर राइटिंग व्हिच नो वन टोल्ड मी अर्लियर। आई एम ग्लैड जस्ट किरण, हर क्लास में सीखोगे यार, बस क्लासेस को कंसिस्टेंटली करना। टेक अवे ऑफ द डे फॉर मी सो आउट परफॉर्म अदर्स, यूज मल्टीपल वर्ड्स फॉर सब्सटेंशिएशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ो भाई सब लोग। राइट 5 क्वालिटीज एंड 3 स्कोप्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ। जो आज सीखा है, आज समझा, उसके हिसाब से राइट लिखो। चलो शुरू। मजा आएगा। जो आज सीखा, जो आज बताया मैंने, उसको ध्यान में रखते हुए। नहीं कुछ नहीं, बस यही, कोई इंट्रो विंट्रो कुछ नहीं, बस 5 पॉइंट 3 पॉइंट इतना बस, और कुछ नहीं। दो हेडिंग, पहली हेडिंग माई क्वालिटीज, दूसरी हेडिंग माई स्कोप्स ऑफ इंप्रूवमेंट, और इसके अंदर 5 पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट, यही करना है आपको, करो इसको। सर मैं बिगनर इन दिस जर्नी, लग रहा है कि एकदम से से मिले हैं। थैंक यू सो मच कशिश, रियली मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट टाइम फील लाइक कि मेंस पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ा ही नहीं है कभी अभी तक। आई एम ग्लैड। अरे बच्चे आंसर राइटिंग पे पेज, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आज सीखा उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। जो आज सीखा उसके अकॉर्डिंग, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है। इस पे आपको 8 नंबर तब मिलेंगे जब आप जो आपने आज सीखा उसके बेसिस पे 8 पॉइंट लिखोगे। 5 पॉइंट या 3 पॉइंट, या कितना मुश्किल है समझना, लिखो। सर क्वालिटीज में क्या लिखे समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे, अपनी गुड एंड बैड थिंग्स, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखनी है।
जैसे कि मान लो आप डिसिप्लिन इंसान हो तो वो स्ट्रेंथ हो गई, आप पंक्चुअल नहीं हो तो वो आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया। लिखो। मैं बस अभी ये चा मैं बस अभी ये चाह रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि एक हेडिंग जिसके अंदर लिखा है माय क्वालिटीज, एक हेडिंग जिसके अंदर मैं लिखा है माय स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप ये दोनों हेडिंग्स फिल कर दो। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, पॉइंट नंबर 1, 2, 3। अब पॉइंट के बारे में कुछ कुछ बातें सीखी ना आज, कि पॉइंट को कैसे लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, कितने वर्ड्स आते हैं, क्या होता है। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि ये करके दे दो। इसमें कोई डाउट है? बताओ, है तो पूछो। नहीं, आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इन जनरल अपनी लाइफ में, हे भगवान। योर सेल्फ तो लिखा है, इससे क्लियरली कैसे लिखूं? हाँ 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 हाँ, बैठो बैठो, वहीं से दिख रहा है, बैठो। हाँ समझ गया मैं, सब ऐसे ही लिखेंगे। हम्म। हाँ भाई, यही तो क्वेश्चन है भाई, ये तो सीखना है। कोई एक पॉइंट बोलो, हाँ लिख लिया आप। बोलो, एक पॉइंट बोलो कोई। हम्म। हाँ, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, सब्सटेंशिएशन दिया है इसका। आगे आगे बढ़ाओ। ठीक है, क्या गलती करी आपने? क्या सिखाया था मैंने आज? हाँ, नहीं लिखे ना, यही गलती है। बैठो बैठो, वहीं से ले लूंगा, बैठ जाओ। हाँ भाई बोलो। हाँ, जोर से बोलना।
बढ़िया, गुड। बस बस, बहुत गुड। बताओ, पढ़ो। like the three scopes. जोर से। Three scopes. हाँ। So the first is inconsistent behavior. हम्म। So the proof is not able to study in a proper manner for like 8 to 9 hours daily. हम्म। Then slackery, second point, not doing answer writing properly. Third is lack of discipline, like no fixed regime or schedule. ठीक है। Like these scopes. क्या गलती करी आपने? Like so many substantial like I have mentioned. But नहीं, क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या था? सर एक्चुअली गलती मैंने क्या की, मैंने पहले ना वो कर दिया था लाइक 5 लाइक उल्टा कर दिया था, सो देन तो वही गलती है ना, क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिखना है हमेशा। सिखाऊंगा खैर ये सब चीजें, चलो कोई बात। बताओ। Sir, qualities लिख में हम पढ़ सकते हैं। So 5 qualities: consistency, honesty, आए, पूरा बताना भाई। sir, substantiate, फिर क्या करो, सब्सटेंशिएट बताओ। अपनी क्वालिटी सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, हैं? कैसे मजा आएगा? ये एक्सरसाइज तो इतनी टफ नहीं लग रही थी सर, जब कर रहे हैं तो काफी टफ लग रही है सर। आई कुक टेस्टी फूड, प्रूफ एवरीवन अप्रिशिएटेड फूड मेड बाय मी, ठीक है। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट थिंग्स इफेक्टिवली, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज ट्रिप इन बजट, ऑलवेज एक्टिव इन कम्युनिटी, पार्टिसिपेट इन कॉलेज इलेक्शंस, आई एम गुड फोटोग्राफर, कॉलेज फोटोग्राफी सोसाइटी में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई रिटर्न 100 रुपीज टू शॉपकीपर व्हेन ही गेव मी मोर, ठीक है। आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, प्रूफ अटेंडिंग लाइव क्लासेस डेली। 4 क्लास हुई हैं अभी, हैं आशुतोष? नहीं नहीं, गुड गुड गुड, अच्छा पॉइंट है। कभी मजाक वजाक करूं क्लास में तो बुरा मत मानना है ना, मैं बोरिंग सी क्लास नहीं ले पाता हूँ, दिक्कत है मेरे साथ ये। कंट्रोल ओवर माई इमोशंस एंड डिजायर्स, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। खैर, समझ में आया ना बट मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? कि जब मैं लिख रहा हूँ भाई अपने कोई क्वालिटी, मतलब पॉइंट वही है ना, द बेसिक इज द सेम। कि मान लो ये मेरी पहली क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी में मेरे कम से कम 3 से 4 वर्ड आने चाहिए, और फिर इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊं कि ये क्वालिटी मैं क्यों मानता हूं कि मेरे अंदर है, उसमें कम से कम 4 से 5 6 वर्ड्स आने चाहिए, है? जैसे मान लो आई एम अ फास्ट लर्नर, मान लो आई एम अ फास्ट लर्नर, 5 वर्ड्स में आ गया ना। अब हम इसी में कोई प्रूफ उठा लेंगे। यहाँ पे तो चलो ठीक है, कोई डेटा वेटा नहीं होगा हमारे पास, कोई डेटा हो तो डेटा जो भी वhatever सिखाऊंगा वो सब में सब्सटेंशिएशन कैसे करते हैं, बट कोई प्रूफ दो इसका मुझे। कैसे? हाँ कुछ भी। आई टुक एग्जाम्पल, आई टुक 3 months टू लर्न कथक, मैं नहीं, आप में से, हाँ कुछ भी ऐसा, है ना? टुक 3 months टू लर्न व्हाटएवर, कुकिंग, जो भी, है ना, इस तरीके से लिख ही देता हूँ। टुक 3 months टू लर्न आंसर राइटिंग, है ना? टुक 1 day टू लर्न आंसर राइटिंग। इसको और छोटा कैसे कर सकता हूँ? जैसे टुक 3 months टू लर्न आंसर राइटिंग, 7 वर्ड हो गए, गलती हो गई, और छोटा कैसे करना है? हाँ, लर्न आंसर राइटिंग इन 3 months, वेरी गुड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, मेरे को ही सिखा रहे हो उल्टा। सही है, नहीं नहीं, हाँ हाँ, चल जाएगा चल जाएगा।
वो तो मैं आज के टेम्पलेट में फिट करके दिखा रहा हूँ कि आज जो सीखा उसमें कैसे फिट करता है। ठीक है, क्लियर हुई भाई बात? इसी को ट्राई करना है एक बार, है ना, ऐसे ही धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट क्वालिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। देखो लंबे लग रहे हैं, एग्जाम्पल्स तो लंबे आ रहे हैं। डिसिप्लिन, आई डेली वेक अप एट 5 AM regardless of the fact that I am ill or not। ओ भाई 5 बज गए, बहुत ज्यादा है, बट लंबा हो गया ना, देखो एग्जाम्पल लंबा हो गया, उतना इनफ था, है ना। आई वेक अप एट 5 AM, बस। हमेशा आंसर राइटिंग में भी यही होगा। आंसर राइटिंग में दिक्कत क्या होती है, वी ऑलवेज टेंड टू राइट मोर। हमें लगता है मैं एग्जामिनर को और कितने बता दूं, एग्जामिनर को नहीं जानना है ज्यादा आपसे, एग्जामिनर को जानना ही नहीं है ज्यादा आपसे, एग्जामिनर का टाइम कम, टाइम बचा लो बस, उसका हेडेक कम करो उसकी। छोटा पॉइंट, छोटा आर्ग्यूमेंट, छोटा सब्सटेंशिएशन, छोटा प्रूफ, बस। ज्यादा नहीं जानना एग्जामिनर को, ज्यादा वो चाहते नहीं कि आप पढ़े लिखे हो। आपका कोई पॉइंट है, आप दूसरे पॉइंट बना के दे दो, इसलिए एक पॉइंट को छोटा रखना है। क्लियर भाई सबको? Consistency in hard time, proof managing the study of working, positive mindset, never shoulder down difficult time, extrovert, participate in school activities। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड। चलिए फिर आज की क्लास को वाइंड अप करें यहाँ पे। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बाद आपके आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे रेगुलरली, और हर आंसर राइटिंग के सेशन में ये चीज अंत तक काम आने वाली है बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखना है। ऑन दैट नोट लेट अस वाइंड अप द सेशन टुडे। कल आपका इस टाइम पे रैंकर इंटरेक्शन होगा, उसमें थोड़ी स्ट्रैटेजी एक साल कैसे करना है, आपको कोई डाउट है दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्लासेस विल बी ऑन मंडे। मंडे से बहुत प्रॉपरली क्लासेस शुरू होंगी। नहीं, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं है, मंडे को फिर क्लास होगी आपकी। नेक्स्ट वीक से सैटरडे को भी क्लास होगी, इस बार सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। मंडे को फिर आपकी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री विल प्रॉपरली बिगिन GS 1 के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू।